बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की 9 माह पुरानी लाश मिलने के मामले की तहकीकात जारी है, जिसमें कि नई पेशरफ्त हो चुकी है, आपके साथ शेयर करने लगे हैं। हम सब जानते हैं कि इस मामले में पुलिस जो है बड़ी तहकीकात कर रही थी। 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई जो कि इस मामले की तहकीकात कर रही थी। अब बताया ये जा रहा है पुलिस की जानिब से, तहकीकाती कमेटी की जानिब से, कि जो कॉल रिकॉर्ड्स थे, मोबाइल डाटा था हुमैरा असगर अली का, उसके थ्रू हुमैरा के बॉयफ्रेंड तक जो है रसाई हासिल हो गई है और हुमैरा के बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसकी पूछगिछ की जा रही है। और एक जो दोस्त है उनकी, बड़ी करीबी दोस्त, उस तक भी रसाई हासिल हो गई है, उस तक भी पहुंचा जा चुका है और उनसे भी जो है जांच पड़ताल का अमल जारी है। हुमैरा की मौत के जो है नए सुराग मिलने लगे हैं, कातिल का अब पता लगाया जा सकता है। हुमैरा के बॉयफ्रेंड जो हैं उनकी बेतहाशा कॉल्स जो हैं हुमैरा के मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की गई हैं और हुमैरा की भी कुछ कॉल्स जो हैं वो उनके साथ होती रही हैं और अब उनका इंटरव्यू किया गया है, उनके जो है पूछगिछ की गई है और बड़े सारे हकायक सामने आए हैं। आज उन पर से पर्दा उठाएंगे, डिटेल्ड आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कि दफ्तर में और हुमैरा के करीबी थाने में जो हुमैरा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो एक दरख्वास्त दी थी, जो कि उनको धमकियां दी जा रही थी, उसके हवाले से आज आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे कि उनमें कौन से नाम सामने आए हैं, किन किन का उन दरख्वास्त में उनका जिक्र किया गया था हुमैरा की जानिब से, वो आपके साथ आज डिटेल में शेयर करेंगे। उसके अलावा सीटीडी जो है उसकी जो एंट्री है, उसके बाद एक चीज़ सामने आई थी कि शायद ये तमाम कॉल रिकॉर्ड सामने आएगा, सीटीडी की मदद से व्हाट्सएप के मैसेजेस का डाटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, मगर फिर सीटीडी ने माजरत कर ली कि वो कोई भी डाटा फ्राहम नहीं कर सकते। दूसरा, हुमैरा असगर एक पॉश एरिया डीएचए जो है डिफेंस कमर्शियल्स के एरिया में रिहाइश पजीर थी, जहां उनकी जो है ना लाश, 9 माह पुरानी लाश मिली। हैरत की बात यह है कि उस एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरा जो है वो नहीं पाया गया। वो किसने उतारा, क्यों उतारा और किस वक्त उतारा गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले ये कैमरे, सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो वहाँ पर नस्ब थे, मगर उनको एक ख़ास वक्त पर उतार लिया गया और वो किसने उतारा, क्यों उतारा, ये डिटेल भी आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, आपको डिटेल बताते हैं कि कुछ लोगों का बताना है वहाँ पर रहने वाले कि सीसीटीवी कैमरास शुरू से इधर नस्ब किए हुए थे, मगर 2024 में ही ये कैमरास जो नस्ब किए हुए थे ये इधर से उतार लिए गए। जी हाँ, और वो मालिक मकान की जानिब से उतारे गए और उनका ये बताना है कि मालिक मकान ने 2024 में यहाँ से सीसीटीवी कैमरास उतरवाए जो कि एंट्रेंस में लगे हुए थे और जहाँ पर से रास्ता है अंदर जाने का और एक लिफ्ट मौजूद है, उस लिफ्ट पर सवार होकर के जो डिफरेंट जो है पोर्शंस पर रह रहे हैं लोग, दूसरी मंजिल पे रह रहे हैं, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे वहाँ रह रहे हैं। हुमैरा असगर का तो तीसरी मंजिल पे 3rd फ्लोर पर अपार्टमेंट था, तो वो लिफ्ट यूज़ किया करते थे और लिफ्ट के जो एंट्रेंस है वहाँ पर और जो दूसरा एंट्रेंस है जहाँ पर से कि अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा है जी, इन फ्लैट्स का जो एंट्रेंस डोर है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे और वो बाद में जी उतरवा लिए गए, वो नस्ब किए हुए कैमरास। इनके हवाले से बात करेंगे, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है। दूसरी जानिब हुमैरा की जो भाभी हैं वो बार बार आ करके ये बात बताती रही हैं मीडिया पर कि हुमैरा का अपने भाई के साथ जो है वो जायदाद का तनाज़ा था। बाद में हिस्सा ना देने पर हुमैरा जब भी लाहौर आती वो इस हवाले से बात करती और बात जो है कशीदगी तक पहुंच जाती और आखिरी मर्तबा हुमैरा को धक्के देकर के बुरी तरह से इसी बात पर घर से निकाल दिया गया। हुमैरा के घर वाले, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत शातिर और सख्त दिल लोग हैं। लास्ट टाइम हुमैरा के घर वालों में से उनके बड़े भाई सुहेल असगर का इंटरव्यू सामने आया जिसमें कि उनके साथ भी बड़ी बेहिसी के मामलात जो हैं उन्होंने शेयर किए। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी हुमा को तलाक नहीं दी, जबकि मेरे घर वालों ने इनको तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे 2 बच्चे जो कि मुझे बहुत याद आते हैं उनको भी घर से निकाल दिया। शायद यही वजह थी कि हुमैरा जो है वो लाहौर छोड़ करके कराची मुंतकिल हो गई थी, नहीं तो बड़े सारे अदाकार हैं जो कि लाहौर से ही बहुत अच्छा मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन शायद हुमैरा के घर का, उनके घर का माहौल और उनके ख़ानदान के लोगों का, बहन भाइयों, वालिदैन का बेहिस रवैया ही शायद उनको
कराची तक ले जाने पर उसने मजबूर किया होगा। हुमैरा की बड़ी बहन जो साइमा है और जो इनका बड़ा भाई सुहेल है, उसको नशा आवर अद्वियात और दिमागी अद्वियात दी जाती हैं, और एक बड़ी क्लियर हुमा ने जो है उनकी फुटेज बना करके वो मीडिया पर शेयर की गई बहुत सारे चैनल्स के थ्रू, और जिसमें कि वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मुझे दिमागी जो है आर्जे की दवाइयाँ बिला वजह दी जाती हैं, और ताकि मैं सोया रहूँ सारा दिन और मेरा दिमाग सुन रहे। तो ये चीज़ भी एक बड़ी एक जो है ना दिलचस्प हक़ाइक़ इस हवाले से इनके फैमिली के हवाले से सामने आए हैं। और इस सब का इल्ज़ाम जो है वो नवीद असगर छोटे भाई पर लगाया गया कि जी वो सुहेल असगर को और जो बहन है हुमैरा से बड़ी साइमा असगर को दिमागी जो है आर्जे के हवाले से इंजेक्शन देते हैं, जबकि किसी भी ऐसे आर्जे में मुब्तला नहीं है, लेकिन लोगों को यही कहा जाता है कि ये किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं। जबकि उनकी वाइफ हुमा जो है सुहेल असगर की, उन्होंने बार बार कहा है कोई ऐसे पेपर्स, कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस कुछ दिखा दें, ये किस चीज़ की दवाइयाँ देते हैं, ये मेरे भाई हस्बैंड को जो है ये इंजेक्शंस लगाते हैं दिमागी, ताकि वो सारा दिन सोए रहें नींद में और सुन रहे उनका दिमाग। और इसके बाद आपको बताते चलें कि 14 लोगों को मरने से पहले हुमैरा ने मैसेजेस किए, जिनमें से कि एक मैसेज उन्होंने अपने भाई नवीद असगर को भी किया, जिसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ये बेइज्जती की इंतहा। हुमैरा की एक बड़ी ही करीबी फ्रेंड जो है वो खुलकर के सामने आई है, और उन्होंने ये बताया है कि हुमैरा ने लास्ट टाइम मुझसे शेयर किया था कि मुझे मोबाइल फ़ोन पर कॉल्स पर के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा धमकियां दी जा रही हैं, कत्ल करने की, मार देने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके हवाले से उन्होंने जो दरख्वास्त है करीबी थाने में और FIA में दर्ज करवाई थी, जो कि अब सामने आई है। और उस दरख्वास्त में भी यही नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, एक मालिक मकान का और एक डॉक्टर सारिम सज्जाद। इनके हवाले से उसने दरख्वास्त भी दर्ज करवाई थी कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे बार बार धमकी जो है अमेज़ कॉल्स और मैसेजेस का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी दोस्त जो हैं करीबी, उनकी फ्रेंड, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है, और एप्लीकेशन के हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया गया, ना FIA की जानिब से, ना ही पुलिस करीबी थाने की जानिब से कोई नोटिस लिया गया। और यही वो वक्त था जिसके के कुछ अरसे के बाद हुमैरा इस दुनिया से चल बसी। और ये दरख्वास्त जो है FIA और मुतलका थाने में 2024 के शुरू में उन्होंने सबमिट करवाई थी, और 2024 अक्टूबर 7 को बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके बाद ना कोई मोबाइल यूज़ हुआ, ना कॉल रिकॉर्ड्स, और ना ही किसी और किस्म का मोबाइल डेटा हरकत में आया। तो 7 अक्टूबर ही वो दिन था जिस दिन हुमैरा असगर इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। 2024 के शुरू में उन्होंने ये मुतलका थाने से जो है तमाम तर ये दरख्वास्तें दी थी अपनी धमकियों के हवाले से। उसके अलावा वो बताती हैं कि वो अपनी बहुत सारे दोस्तों को ये रिक्वेस्ट किया करती थी कि मुझे एक सिम निकलवा दी जाए, जिसका इंकशाफ कि हुमैरा की वालिदा ने भी किया कि आखिरी कॉल में हुमैरा रो रही थी और उसने मुझे कहा कि मेरी सिम्स ब्लॉक हो गई हैं, मेरी सिम्स ब्लॉक करा दी गई हैं, मैं इस हवाले से बहुत परेशान हूँ, मैं जल्द ही नई सिम लेकर आप लोगों से राबता करूँगी। तो उसकी दोस्त ये बताती हैं, हुमैरा की जो करीबी सहेली हैं, उनका ये कहना है कि हुमैरा की सिम्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई थी, और हुमैरा काफ़ी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे एक सिम निकलवा के दे दी जाए। इस हवाले से फ्रेंड्स ने जब पूछा कि तुम खुद अपने ID कार्ड पर सिम क्यों नहीं निकलवाती, तो उसने कहा कि मेरा ID कार्ड लाहौर में मेरी भाभी के पास पड़ा है, इस हवाले से मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा इस हवाले से। तो अब समझ ये आता है कि जो ID कार्ड्स उनके घर से मिले हैं उनको यूज़ करके वो सिम तो निकलवा सकती थी, फिर आखिर क्यों वो अपने फ्रेंड्स को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे सिम निकलवा के दी जाए। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि दोबारा से उसकी सिम ब्लॉक हो। अगर वो अपने ID कार्ड पे निकलवाती, वो एक खुफिया सिम किसी और के ID कार्ड के हवाले से वो यूज़ करना चाहती थी, जो कि शायद अपनी सिम नहीं यूज़ करना चाहती थी अपने ID कार्ड के हवाले से, क्योंकि उनको लगता होगा कि शायद उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, कोई उनकी ये वाली सिम भी ब्लॉक करा देगा। तो इसलिए वो अपनी फ्रेंड से, दोस्तों से रिक्वेस्ट करती रही, मगर किसी ने अपने नाम पर उनको सिम निकलवा करके ना दी। दूसरा उनकी फ्रेंड का ये भी बताना है कि कराची में उनको बहुत क्रिटिसिज्म और नेपोटिज्म का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि नेपोटिज्म के हवाले से बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें कि नए आने वाले लोगों को नहीं शोबिज़ का हिस्सा बनने देते। यहाँ कराची के जो शोबिज़ इंडस्ट्री के नेपोटिज्म के ग्रुप्स हैं उनमें नहीं हिस्सा बनने दिया जाता, नए आने वाले लोगों को चांस नहीं दिया जाता। इस हवाले से हुमैरा ने बहुत क्रिटिसिज्म और नेपोटिज्म का कराची में सामना किया। इसके अलावा आपको बताते चले कि हुमैरा की
فرینڈ نے ایک اور بات کا انکشاف کیا. اس نے کہا کہ مجھے حمیرہ نے بتایا کہ وہ مالک مکان کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھی. مالک مکان اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ کراچی میں ایک اپنا فلیٹ خریدے, جس کے حوالے سے اس نے لاہور جا کر کے اپنے والدین سے, اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے, میرا وراثتی حق دیا جائے مجھے, تاکہ وہ ایک نیا فلیٹ کراچی میں خرید سکے, اور مالک مکان جیسے لوگوں سے وہ جو ہے نا جان چھڑوانا چاہتی تھی. اس حوالے سے ان کی فرینڈ نے بتایا, ان کی دوست کا بتانا ہے کہ انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے پینٹنگ گرافک ڈیزائننگ میں جو ہے وہ ماسٹرز کر رکھا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایم فل کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. اور حمیرہ کافی پڑھی لکھی کوالیفائڈ لڑکی تھی, اور اس کے علاوہ ان کی فرینڈ بتاتی ہیں کہ بہت سارے جویلری اور کلودنگ برانڈز کے ساتھ انہوں نے کام کیا, کہ مس فٹ سپر ماڈل میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, انہوں نے تماشا ریالٹی شو میں پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے, جس میں کہ انہیں بہت مقبولیت اور کافی فیم ملا. حمیرہ نے بے شمار ٹی وی ڈراماز جیسے کہ صراط مستقیم, کروٹیں, لالی, جسٹ میرڈ جیسے ڈراموں میں کام کیا. انہوں نے ایک فلم جلیبی اور لاسٹ ٹائم مرنے سے کچھ عرصہ پہلے لو گرو, ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کی جو نیو مووی آئی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں کام کیا, مگر بے حسی جو ہے وہ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید کی وہ سامنے آ چکی ہے, چونکہ انہوں نے اس سے کام تو کرایا اس مووی میں, لیکن جب ڈبنگ کی صورت میں وہ ٹریس نہیں ہو رہی تھی, ان کی فون کالز وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی, واٹس ایپ کے میسیجز کا کوئی رپلائی نہیں کر رہی تھی, تو بجائے کہ اس کی انویسٹیگیٹ کرتے, انڈسٹری کے لوگ اس کا پتہ کرتے, اس کے گھر کو ٹریس کر کے اس کے گھر آ جاتا, پتہ کرتا کہ آخر حمیرہ کہاں گئی, مگر ان کا جو ہے اتنا گھنونا, بھیانک اور منافق چہرہ نظر آیا ہے اس فلم انڈسٹری کے لوگوں کا. نہ ہی کسی نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی, نہ ہی کسی نے انکوائری کی, نہ کسی نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ آخر حمیرہ کہاں چلی گئی. تو یہ فلم انڈسٹری میں ماہرہ خان اور ہمایوں سعید اور بے شمار اس طرح کے لوگوں کا ایک مکروہ چہرہ سامنے آیا ہے, جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کا اپنا نہیں ہے. حمیرہ کے گھر سے ملنے والی پینٹنگز جو ہیں وہ پولیس نے اپنی حراست میں لی. حمیرہ اصغر ایک بہت اچھی پینٹر, ایک مجسمہ ساز تھی, اور انہوں نے اپنی فیملی کے حوالے سے کبھی اپنی فیملی کو آج تک ایکسپوز نہیں کیا. اتنی بے حس رویہ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اپنی فیملی کو آن ایئر آ کے, آن میڈیا آ کر یہی بتایا کہ میری فیملی بہت اچھی ہے اور میں ان سے بہت خوش ہوں, جبکہ ان کی پینٹنگز میں ان کا اکیلا پن, ان کے جو ہے خود غرض دوست اور خود غرض رشتوں کی جو ہے نا جھلک نظر آتی ہے. ان کی پینٹنگ میں ایک اداسی کا جو ہے نا عنصر نظر آتا ہے. اور ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو بتاتے چلے کہ حمیرہ اصغر کے کیس میں جو ڈیولپمنٹ سٹوری آئی ہے وہ اس کے بوائے فرینڈ کے حوالے سے آئی ہے. حمیرہ اصغر کے بوائے فرینڈ جو سامنے آ گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم 10 اکتوبر کو حمیرہ اصغر کو ان کی برتھ ڈے وش کرنے کے لیے بھی کال کی, چونکہ 10 اکتوبر ان کی برتھ ڈیٹ ہے. تو حمیرہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا, نہ ہی واٹس ایپ پر, نہ ہی فون کالز میری جو ہے اٹینڈ کی گئی, کیونکہ 7 اکتوبر کو وہ مر چکی تھی, اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی, تو وہ کیسے فون کال اٹھا سکتی تھی. تو 10 اکتوبر کو بتایا جاتا ہے کہ بوائے فرینڈ کی جانب سے کہ میں نے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے کال کی, مگر کال کا کوئی آنسر نہیں آیا. اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ حمیرہ کا میرے ساتھ چھوٹا موٹا مطلب لڑائی جھگڑا موڈ آف کے حوالے سے چل رہی تھی سچویشن, جس کی وجہ سے کہ ہم بہت عرصے سے ملے نہیں تھے, ہماری اتنی زیادہ فون کال پر رابطہ نہیں تھا. اب مزید ڈیٹیل اور انکوائری جو ہے وہ پولیس کی جاری ہے, وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جیسے جیسے اس کیس میں پیش رفت ہو رہی ہے. 21 ستمبر 2023 کو فلیٹ خالی کرانے کا عدالت نے حکم جاری کیا, جس پر کہ حمیرہ نے مہلت مانگی کچھ مہینوں کی, اور اس کے بعد مالک مکان خاموش ہو گیا. نہ ہی حمیرہ کی جانب سے کوئی نوٹس گیا, نہ ہی کوئی وکیل حمیرہ کی جانب سے جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا. 2025 مارچ میں عدالتی حکم جاری ہونے کے باوجود آخر کیوں فلیٹ مالک مکان کی جانب سے خالی نہیں کرایا گیا؟ مالک مکان کو جب عدالت کی جانب سے حکم جاری ہو گیا تھا کہ آپ مارچ 2025 میں فلیٹ خالی کرا سکتے ہیں, تو آخر کیوں مالک مکان نے فلیٹ خالی نہ کرایا؟ کیا ڈی کمپوز ہونے کا ویٹ ہو رہا تھا لاش کو؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ اتنا واویلا آپ مچا رہے تھے شروع میں؟ تو جب عدالت نے آپ کو یہ حکم جاری کر دیا کہ آپ مارچ 2025 میں اپنا فلیٹ خالی کرا سکتے ہیں, اور فلیٹ خالی کرا کر مالک میر وائس خان کے حوالے کر دیا جائے, تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے جولائی تک کا ویٹ کیا اور آپ نے 8 جولائی 2025 کو ہی فیصلہ کیا, جب ڈیڈ باڈی پوری طرح سے ڈیکمپوز ہو چکی ہوئی تھی, اور آپ نے سوچا کہ اب صحیح وقت ہے فلیٹ کو خالی کرانے کا؟ تو یہ سب سوال تو ہم آپ سے پوچھیں گے,
تو اسی کے ساتھ व्लॉग अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा اور कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.